फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो हम पहले क्वांट सेक्शन सॉल्व करेंगे। 27 अगस्त 2016 का शिफ्ट फर्स्ट का हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2017 के टायर फर्स्ट के एग्जाम 1 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर्स का रोल तो आपको पता ही होगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एसएससी में। और जैसा कि देखा गया है कि टाइम भी कम कर दिया गया है, तो पेपर का लेवल, डिफिकल्टी लेवल एज यूजुअली रहने वाला है, प्रीवियस ईयर्स की जैसा ही रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन, ए क्लॉक गेन्स 15 मिनट्स पर डे इफ इट इज गेट राइट एट 12 noon, द टाइम इट शोज एट 4 AM इज। एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है। यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है तो प्रातः 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं फटाफट से। देखिए, जब एक हमें कह रहा है कि एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है दोस्तों, तो एक दिन में कितने आवर होते हैं? 24 आवर होते हैं एक दिन में। तो 24 आवर में 15 मिनट आगे जा रही है। आपको दिख रहा होगा 24 आवर में 15 मिनट आगे जा रही है। तो और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 बजे सेट किया गया है, इसको दोपहर 12 बजे मतलब 12 PM पे सेट किया गया है, और हमें 4 बजे का टाइम पूछ रहा है, 4 AM का। तो अब इनका जब आप निकालेंगे तो 12 PM से 12 AM रात के, तो कितना हो जाएगा? 12 घंटे और प्लस 4 तक 4, तो 16 आवर का हमें टाइम निकालना है। तो 16 आवर में घड़ी कितनी आगे जाएगी? तो देखिए, 24 घंटे में 15 मिनट आगे जाती है, तो 1 घंटे में कितनी जाएगी? 15/24, और 16 घंटे में कितनी जाने वाली है? ये हमारी 10 मिनट आगे जाने वाली है दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि 4 बजने थे, लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा 4:10 AM सुबह के। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। A home theater set is rate 4950 if two successive discount of 20% and 15% are given, then its selling price is। एक होम थिएटर सेट 4950 रुपए 4950 का है। यदि उस पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। चलिए दोस्तों, सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो हमारे पास एक होम थिएटर है उसकी मार्क प्राइस है दोस्तों, वो मार्क प्राइस कितनी दे रखी है? 4950। अब आपको क्वेश्चन का आंसर पे किस तरीके से पहुंचा जाए, अब देखना। क्वेश्चन इजी है, लेकिन आंसर कैसे दें हम फटाफट, क्योंकि टाइम लिमिट कम कर दिया है। तो एमआरपी हमारी 4950 है दोस्तों। अब इस पे सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। सक्सेसिव डिस्काउंट का आपको फॉर्मूला पता होगा, x + y - xy / 100। तो सक्सेसिव डिस्काउंट कितने हैं? 20 + 15 - 20 × 15 / 100। तो ये हो गया 3। तो ये हो जाएगा 32% हमारा डिस्काउंट हो गया। सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद, मतलब दोनों डिस्काउंट करने के बाद हमारा टोटल 32% की छूट जाने वाली है, 32% का हमारा डिस्काउंट जाने वाला है। तो इस हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो मार्क प्राइस पे जब हम डिस्काउंट देते हैं तो वो सेलिंग प्राइस देता है। तो 4950 पे 32% का डिस्काउंट, तो मतलब 68% करेंगे इसका, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाने वाला है डिस्काउंट के बाद। तो देखिए दोस्तों, अब इसको सॉल्व करना ही इंपॉर्टेंट है। हम एग्जाम में आंसर कैसे दें? देखिए, 100 है तो इसको 4950 लिख सकते हैं। 68, क्या हम इसको 99 / 2 नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं? तो इसको 34 से सीधा सीधा काटिए, ठीक है, 2 से, क्योंकि ये इवन नंबर है, इवन नंबर 2 से इजीली कट जाएगा। तो 34 आ गया, तो 4 नाम 36, तो 3666 हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x का 15% y के 10% का तिगुना है तो x और y का रेशो निकालना है दोस्तों। इफ 15% ऑफ x इज 3 टाइम्स ऑफ 10% ऑफ y, देन x रेशो y। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है x का 15%, x × 15 करिए, y का 10%, y × 10 करिए, उसका 3 टाइम्स करिए। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है उसी तरीके से। अब ये 30 हो गया, और ये 15 से 2 बार कटने वाला है, तो ठीक है। तो x बराबर आ गया 2y, और x रेशो y आ गया 2:1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बुक सेलर बॉट 500 टेक्स्ट बुक्स फॉर 20,000 rupees. He wanted to sell them at a profit so that he get 50 books free. Okay दोस्तों, at what profit percentage
शुड ही सेल देम। ओके फ्रेंड्स, किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पुस्तकें 20,000 रुपये में खरीदी। वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है कि उसे 50 पुस्तकों के बराबर उसको लाभ मिले, मतलब उसको 50 पुस्तकें फ्री मिलनी चाहिए। ठीक है, उसे कितने प्रतिशत लाभ पर अपनी पुस्तकें बेचनी चाहिए? तो देखिए दोस्तों, इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने 500 पुस्तकें खरीदी हैं। ओके, 500 बुक्स कितनी है हमारी? 500। तो देखिए इसमें 20,000 का रोल ही नहीं है, आप समझिएगा, क्योंकि हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो क्या होता है? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी होता है दोस्तों, इनटू 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज में ये एक तरीके का रेशो ही है। तो रेशो में कभी भी किसी मल्टीपल का वैल्यू नहीं होती है, रोल नहीं होता है। तो देखिए ये कह रहा है कि ये उसने 500 पुस्तक खरीदी, तो मान ली मैं मान रहा हूं कि 1 रुपए पर पुस्तक की कीमत है। हर बुक की कीमत कितनी है? 1 रुपया है। तो 500 रुपए में उसका सीपी हो गया, 500 रुपए उसका सीपी हो गया। जब 1 रुपए में पर बुक खरीदी है तो 500 रुपए उसका सीपी हो गया। समझ रहे हैं दोस्तों? अब देखिएगा ये कह रहा है कि 50 पुस्तक के बराबर, तो 50 पुस्तक के बराबर मतलब लाभ हो रहा है उसको, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 50 बुक्स के बराबर उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो एसपी कितना हो जाएगा? 550। ओके, कैसे किया? एसपी माइनस सीपी कितना हो रहा है? 50, और सीपी कितना था? 500। तो एसपी सीधा सीधा कितना आ गया? 550। अब हमें क्या निकालना है? परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो सीधा सीधा निकालिए, 50 अपॉन 500 इंटू 100, तो 10% हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 20% of a man's salary is paid as rent, 60% are his living expenses and 10% are his savings. If he spends remaining 30 rupees on the education of his children, find his salary. देखिए दोस्तों, किसी व्यक्ति के वेतन का 20% का भाग किराए पर खर्च होता है और 60% भाग जीवन यापन पर खर्च होता है और 10% भाग की वह बचत करता है। और यदि वह 30 रुपए बच्चों की शिक्षा पे खर्च करे तो उसका वेतन निकालना है। ओके दोस्तों, सॉल्यूशन देखते हैं। लेट, अब आप देखिए, अब जब भी सैलरी वाला क्वेश्चन आए ना तो हमें टोटल 100% इसकी आय मान लेनी है। इसकी इनकम कितनी मान लेनी है? व्यक्ति की 100%, किसी पर्सन की 100% इनकम मानिए। अब इसके एक्सपेंसेस देखिए, एक्सपेंसेस कह रहा है कि 20% ये रेंट पे दे रहा है, तो ठीक है 20% रेंट पे दे दिया इसने, 60% अपने लिविंग एक्सपेंसेस पे दे दिया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 10% वो सेविंग करता है, 10% वो सेविंग करता है। अब ये कितना हो गया दोस्तों? 20, 60 एंड 10, 90% उसने खर्च कर दिया है। अब ये कह रहा है कि बचा कुचा जो शेष है वो कितना बचा है? 10% वो 30 रुपए अपने बच्चों की शिक्षा पे देता है। ओके, तो 10% हमारा 30 है, तो 100% कितना हो जाएगा? 300। तो हमारा 100% ही तो उसकी सैलरी है, तो आंसर आ गया 300। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए गन इज फायर्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6.64 किलोमीटर अवे फ्रॉम राम। He hears the sound 20 seconds later. Then the speed of sound is. एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है। राम 20 सेकंड बाद उसकी आवाज सुनता है, तो ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। चाहे किसी की भी चाल पूछे, फॉर्मूला यही लगने वाला है, S बराबर BT। इसमें V कैलकुलेट करना है तो S/T। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है? क्वेश्चन डिमांड कर रहा है हमारा मीटर पर सेकंड में हमें स्पीड निकालनी है। तो देखिए अब हमें क्वांटिटी मीटर पर सेकंड में बदलनी पड़ेगी और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 6.64 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट। ठीक है, 6640 मीटर में कन्वर्ट हो गया दोस्तों। अब हमें क्या करना है? टी से डिवाइड करना है। टी कितना है हमारा? 20 सेकेंड। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आने वाली है? 332 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 रुपीज फॉर 2 years एट रेट 75 पर 1000 पर एनम विल बी। क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों। रुपये 2000 पर 75 प्रति हजार वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है दोस्तों। सबसे पहली बात, चलिए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, जब इसने एक चीज दे रखी है वही लाइन इंपोर्टेंट है कि 75 प्रति हजार। 75 प्रति हजार है ना, किसी की भी पर 1000 या फिर पर में दे रखी हो तो वो रेट होती है दोस्तों। ठीक है, तो इसकी रेट सीधी सीधी क्या आ जाएगी? 3/40। ओके, इसको काटा मैंने, 25 थी 75, ये 3/40 इसकी रेट आ गई। तो अब हम जानते हैं, हम इस
क्या कैलकुलेट करना है, हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है इसने 2000 रुपीज, हमारा प्रिंसिपल 2000 रुपीज है और हमें कैलकुलेट करना है इसका सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल तरीके से निकल जाएगा 2000 रेट। अब हम जानते थे फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100। दोस्तों ये आर परसेंटेज में होता है ना, तब यहां 100 लगाते हैं, मतलब बात वही हो गई जैसे 5% है तो 5/100 लिखेंगे, लेकिन हमारे पास तो आर पहले से ही है तो इसमें 100 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा 3/40 लिखिए और हमारे 2 ईयर के लिए हमें निकालना है। हमारा आंसर आ गया 300 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 कि x इक्वल्स टू 1 + √2 + √3 देन द वैल्यू ऑफ x² - 2x - 4 इज। यदि x इक्वल्स टू 1 + √2 + √3 हो तो x² - 2x - 4 का मान बताएं। देखिए दोस्तों ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है और अलजेब्रा के क्वेश्चन ट्रिक्स पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से भी करेंगे और बेसिक से भी करेंगे। देखिए पहले इसका बेसिक समझ लीजिए, 1 + √2 और √3 दे रखा है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात है कि स्क्वायर की टर्म में जब भी आपका कोई एक्सप्रेशन हो ना, इवन इस क्वेश्चन में नहीं, अगर कोई और भी क्वेश्चन अलजेब्रा का देखें, स्क्वायर देखें, क्यूब देखें, तो सबसे पहले बात है स्क्वायर होने वाला है इस टर्म का। तो x माइनस मैं 1 को इधर ले आया तो मैंने इसका स्क्वायर किया, तो √2 + √3 का मैंने स्क्वायर किया। देखिए दोस्तों तो x² - 2x + 1 ये हो जाने वाला है क्या, 2 + 3 2√6। देखिएगा दोस्तों ये प्लस का 5 ये प्लस का 1 ये इधर आएंगे तो x² - 2x - 4 बराबर क्या आ गया 2√6। देखिए इसी का हमें वैल्यू निकालना था और ये हमारा आंसर आ गया 2√6। अब हमें ऑप्शन में कैसे इसको टिक करना है ये मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑप्शंस दे रखे हैं। तो अब देखिए जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो 2ab वाला जो फैक्टर होता है वो इंपॉर्टेंट होता है और ये हमारा a और b है। आप जानते हैं जब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ ले जाके तो ये सेंस होता है कि स्क्वायर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि एग्जामिनर इसी तरीके से क्वेश्चन सेट करने वाला है कि ये हमारा एक्सप्रेशन बनेगा। तो हम सीधा सीधा इसका 2√6 आंसर लगा सकते हैं अगर हम थोड़ा जल्दी में हैं तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आपको गिवन एक्सप्रेशन दिख रहा होगा, इफ a + b अपॉन √ab इक्वल्स टू 2/1 मतलब रेशो में दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ a - b निकालना है दोस्तों, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, अब हिंदी में पढ़ता हूं। यदि a + b अपॉन √ab बराबर 2:1 है तो a - b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स इसको पहले हम बेसिक से करते हैं फिर इसको ट्रिक से समझेंगे। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारा a + b, अब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 2√ab हो गया दोस्तों। अब मैंने बोला स्क्वायर की बात है तो स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये रूट में है, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो क्या आया a² + b² 2ab, ओके, और यहां पे क्या आ रहा है 4ab, ओके। तो इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या बन रहा है a² + b² - 2ab बन गया, और ये क्या होता है a - b का, यहाँ पे 0 हो गया हमारा जब इधर आया तो a - b का होल स्क्वायर बराबर 0, तो a - b की वैल्यू क्या हो गई 0। अब हमें कैसे ऑप्शन से कैसे करना है, वैल्यू पुट करके कैसे करना है ये भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि देखिए कि जब हम देखें a = 1 रखेंगे b = 1 रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए कैसे, a 1 1 तो 2 और रूट का 1 1 किसी का भी रूट हो, 1 का तो रूट 1 ही होता है तो 2/1 हो गया, तो 1 - 1 करेंगे तो सीधा सीधा 0 आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों दोनों मेथड आपको समझा दिए हैं, इस तरीके के आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसने बोला इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर इसकी साइड दे रखी है, देन द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, ओके। यदि एक ट्राइंगल है ABC, इसकी 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज हो तो त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है दोस्तों। ये हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक हमारा समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा दे रखी है हमें 16 सेंटीमीटर, सीधा सीधा एक्सप्रेशन होता है h = √3a/2, ठीक है। तो h = √3a/2 होता है तो 8√3 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू आप 16 सेंटीमीटर पुट कर दीजिए, ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों एल्टीट्यूड का। सीधा सीधा इसका एल्टीट्यूड का फॉर्मूला होता है √3a/2। आप इनको याद रखेंगे तो आप इजिली एक एक सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, O is the circumcenter of triangle ABC, okay, if AO equals to 8 centimeter then the length of BO, ठीक है। त्रिभुज ABC का O परिकेंद्र है, यदि AO बराबर 8 सेंटीमीटर है तो BO की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए दोस्तों इस तरीके का हमारा एक ट्राइंगल के परिवृत्त इस तरीके से बनेगा और सर्कम सेंटर इसका ये होगा, जो एक एक्सटर्नल सर्किल होगा इस तरीके से बनने वाला है, जो इसके सारे मतलब जो इसके शीर्ष हैं उनसे निकलेगा, ओके। आप समझ रहे हैं कि ये हमारी OA दे रखी है इसने 8 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब आप देखिए जब भी इसकी एक परिकेंद्र होगा तो सबसे बड़ी बात है कि ये सारे बराबर होने वाले हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि OA बराबर OB बराबर OC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर तो यहीं से आ गया कि OB बराबर 8 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। अब ठीक है, थोड़ा इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि फैक्ट ये है कि परिकेंद्र होता है हमारा साइड परपेंडिकुलर का, जो हमारा बाइसेक्टर होता है ये हमारा परिकेंद्र होता है, मतलब भुजाओं के लंब समद्विभाजक का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो ये हमारा परिकेंद्र बनता है। और अगर ये एंगल x दे रखा हो तो ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए कि ये BOC, ठीक है, ये एंगल कौन सा है, तो एंगल A हमारा x दे रखा हो तो एंगल BOC 2x बन जाएगा। ये आपका एडिशनल, अगर इस तरह के क्वेश्चन अभी पूछ ले SSC तो कोई हर्ज नहीं है, तो ये हमारी ज्योमेट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट tan थीटा प्लस 15 डिग्री इक्वल्स टू √3 दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ थीटा निकालना है। यह मानते हुए कि tan थीटा प्लस 15 डिग्री इक्वल्स टू √3 है, तो थीटा का मान निकालिए। tan थीटा प्लस 15 डिग्री दे रखा है आपको √3। अब आप देखिए कि थीटा की कौन सी वैल्यू पे इसकी √3 होती है, 60 डिग्री पे होती है, तो थीटा प्लस 15 डिग्री बराबर 60 डिग्री कर दीजिए, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री। डायरेक्टली आप आंसर क्लिक कर सकते हैं एक सेकंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ 41 सेंटीमीटर्स ओके रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ ए रूम ऑफ साइज, जिसकी साइज दे रखी है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर हमारा बोर्ड का मतलब उसकी चौड़ाई दे रखी है। ठीक है, तो हमें दे रखा है कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की छत बनाने के लिए 41 सेंटीमीटर की कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेंगी। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका कि देखिए अब 41 इसकी भुजा दे रखी, तो वर्गाकार टाइल्स लगेंगी सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है दोस्तों, कितनी लगेंगी वो हमें निकालना है, तो इसका n से मल्टीप्लाई करिए तभी तो इसका एरिया हमारे कमरे के एरिया के बराबर होने वाला है। तो कमरे का एरिया कितना दे रखा है, अपनी कमरे की लेंथ कितनी है, क्योंकि आयताकार कमरा है तो 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, तो इसको लिख सकते हैं 1517 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर से काटना है। ठीक है दोस्तों, तो 1517 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। चौड़ाई दे रखी है आपको 902 सेंटीमीटर, मतलब 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर आपको चौड़ाई दे रखी है। तो मैंने इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, इस तरीके से मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें, जिससे हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर से कट जाए। अब हमें n निकालना है, तो देखिए दोस्तों 41 ये जो डिजिट है ना, ये इसलिए ही दी गई है एग्जाम में कि ये कटेंगे, तो 41 से हम इसको इजीली काट सकते हैं। तो 41 से ये 1517 कट जाएगा 37 टाइम्स, और 41 से 902 कट जाएगा 22 टाइम। अब इजीली देखिए दोस्तों 7 दूनी 14 यूनिट डिजिट से करते हैं इसको क्वेश्चन को, तो क्या इंटू करने की जरूरत है क्या, देखिए 2 × 7 करेंगे तो 4 आने वाला है यूनिट डिजिट में, तो सिर्फ 814 हमारा आंसर हो सकता है और कोई ऑप्शन में 4 है नहीं। तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी टिप्स अपनानी पड़ेंगी आंसर देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज ऑफ फ्रूट ऑफर्ड इन ए टेम्पल इन ए वीक वॉज 75. The average of fruits offered in 6 days excluding Tuesday was 72. How many fruits were offered on Tuesday? ठीक है, किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए गए। ओके, मंगलवार को छोड़कर शेष 6 दिनों में औसतन 72 फल चढ़ाए गए। तो मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाए गए। देखिए दोस्तों बहुत इजी हो जाने वाला है क्वेश्चन, आप देखिए इसका सॉल्यूशन। अब देखिए टोटल कितना है औसत हमारा, टोटल फ्रूट्स, ठीक है, टोटल फ्रूट्स का औसत है 7 डेज का। ठीक है, ये हमारा 7 डेज का है, आपको पता है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 75 × 7, टोटल फ्रूट्स अपॉन 7 करेंगे, 7 डेज के टोटल फ्रूट अपॉन 7, ये दे रखा था मैं 75, तो इसको सीधा मैं इधर ले गया कि टोटल फ्रूट 7 डेज के ही हो गए 75 × 7। अब हमारा सेकंड क्या दे रखा है इसने कि मंगलवार को छोड़कर बाकी 6 दिनों का, तो 6 डेज का दे रखा है इसने 72, तो 6 डेज प्लस ट्यूसडे, क्या 7 दिन का नहीं बनेगा, बनेगा बिल्कुल। तो 75 × 7, तो अब ट्यूसडे का हमें निकालना है सिर्फ, तो ट्यूसडे का नंबर कितना आ जाएगा 75 × 7 माइनस 6 × 72। अब देखिएगा दोस्तों इसको भी हम ऑप्शन से करने वाले हैं। देखिएगा 7 × 5 करेंगे यूनिट डिजिट का, तो यह क्या आ रहा है 35, तो इसका यूनिट डिजिट आ रहा है 5 माइनस 6 दूनी 12, इसका यूनिट डिजिट आ रहा है 2, तो किसका यूनिट डिजिट आंसर में 3 है, बताइए 5 माइनस 2 क्या 3 किसका है, एक 93 का है, तो वही हमारा आंसर है। आप चाहे इंटू करके माइनस करके देख लीजिए, आंसर 93 आने वाला है। तो इस तरीके से आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा,
इजीली आंसर पे पहुंचने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3 इंटू वाई की पावर 1/3 दे रखा है, प्लस एक्स की पावर -1/3 और इंटू वाई की पावर -1/3 दे रखा है, तो हमें a³ माइनस 3ay माइनस एक्स निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। इसमें हमें एक्सप्रेशन दे रखा है क्यूब्स में, 1/3 मतलब रूट क्यूब में दे रखा है, तो क्यूब में इसका चलने वाला है। तो देखिए क्यूब करने वाले हैं तो एग्जाम में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको किस तरीके से करें ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए। तो देखिए मैंने x को मान लिया 8, ओके, और y को मान लिया 1। सबसे पहले मैंने ये काम क्यों किया, अब ये समझ लीजिए। 8 का रूट क्यूब क्या होता है, 2 होता है, तो मैं यहाँ 2 लिख सकता हूँ इस एक्सप्रेशन की जगह, इसलिए मैंने किया। और 1 लेने से बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि 1 का सब कुछ 1 ही होने वाला है। तो ओके, पहले a की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इनसे। तो 2 इंटू 1 प्लस 1/2 कैसे आया ये देखिए, अब ये 2 आ गया। अब ये इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 1/x 1/3 इंटू 1/y 1/3। तो ये तो हमारा 1 है और ये हमारा 2 है, तो यहाँ 1/2 आ जाने वाला है। तो a बराबर हो जाएगा 5/2। ओके, ये a की वैल्यू आ गई। x बराबर 8 और y इक्वल्स टू 1 रखने पर a की वैल्यू आई है हमारी 5/2। बस अब वैल्यू पुट करनी है हमें, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आने वाला है, 125/8 माइनस 3, a की वैल्यू 5/2 इंटू वाई की वैल्यू 1 माइनस एक्स की वैल्यू 8 थी हमारी दोस्तों। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। तो देखिए अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ 8 है एलसीएम में, जो हमारे डिनोमिनेटर है उसमें 8 है, तो यहाँ तीनों में 8 लाने के लिए हम 1 लेने वाले एलसीएम लेंगे। ये सब चीज हम यहीं खत्म करने वाले हैं। किस तरीके से समझिएगा, ये स्टेप समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में काम आने वाला है। यहाँ मैंने 8 से कर दिया, यहाँ 8 से कर दिया, क्यों, सेम करने के लिए, ठीक है। अब इसको मैं सेम करने के लिए यहाँ 4 से कर दिया और मैंने यहाँ 4 से कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा नीचे पूरा सारा का सारा 8 हो गया, तो पूरा का पूरा 8 हो गया, तो कितना हो जाएगा देखिए 125/8 माइनस ये हो जाएंगे 20 या 60/8 माइनस 64/8। तो देखिए अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 124/8, क्योंकि माइनस के हैं, और 125/8, तो हमारा 1/8 आ रहा है ये एक्सप्रेशन का मान। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 1/8। बहुत इजी हो गया है। अब हमें ऑप्शन चेक करने हैं, बस इतना सा काम है। ऑप्शन पहला क्या कहता है, ऑप्शन कह रहा है y² x क्या है, y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 8 है, तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। इजीली देख ली, फर्स्ट ऑप्शन से आंसर निकल गया, टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। y² x हमारा आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, एक अलजेब्रिक सम दे रखा है, इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5 देन द वैल्यू ऑफ 6x/x² प्लस x प्लस 1 इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरीके का कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन आने वाला है तो बस आप एक ही चीज करिए, मैं आपको बता रहा हूं सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये जो x है ना, इसको डिवाइड कर दीजिए नीचे, ठीक है। तो क्या हो जाने वाला है 6/x, भाई x² में x डिवाइड करेंगे, यहां से मैंने x डिवाइड किया, यहां से भी x डिवाइड किया, ये मान लीजिए आप, ठीक है। तो ये x/x 1 और 1/x, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन होने वाला है। तो अब इसको देखिए, पास लाके देखिए, इनको कंसोलिडेट करिए आपस में, तो क्या होने वाला है, ये x प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो यहाँ सीधा सीधा 5 + 1 6 और 6/6 1 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों एसएससी में, आप घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 0, ab इक्वल्स टू a माइनस b सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 2√AB सेंटीमीटर दे रखा है, तो एंगल ABC हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए कि हमें AB दे रखा है इसने A माइनस B सेंटीमीटर, और BC दे रखा है हमें इसने 2√AB सेंटीमीटर, ओके। तो ये दो एक्सप्रेशन दे रखे हैं और हमें एंगल पूछ रहा है, एंगल ABC हमें फाइंड आउट करना है, मतलब एंगल B हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल ABC है, हमें इसका नेचर नहीं पता है कि किस तरीके का ट्राइंगल है, हमें कुछ भी नहीं पता इस बारे में। और इसने दे रखा है हमें AB दे रखा है A माइनस B और BC दे रखा है 2√AB और हमें एंगल पूछा है B एंगल क्या होगा, तो ये हमें निकालना है। तो अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा ट्विस्ट बताने वाला हूं कि देखिए अब यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन A और B की वैल्यू रखें कि रूट सॉल्व हो जाए। समझ रहे हैं आप कि क्या वैल्यू रखें कि रूट सॉल्व हो जाए। A में 4 रख दूं और B में 1 रख दूं तो क्या हमारा √4 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। समझ रहे हैं आप कि मैंने क्या रखा है, √4 तो 2AB है, तो × 2 करेंगे तो हमारा 4 हो गया हमारा ये BC, तो BC हमारा 4 हो गया,
ओके, किससे करा कि ए को मैंने 4 रखा, बी को मैंने 1 रखा। क्यों रखा? क्योंकि रूट है, रूट को निकालने के लिए। तो मैं 2 रखता 1 रखता तो हमारा रूट रह जाता, तो मतलब नहीं था, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से रखा है 4 और 1। अब देखिए यहाँ 4 और 1 रखने से ए बी की वैल्यू क्या आ रही है, ए माइनस बी की 3 सेंटीमीटर हमारी ए माइनस बी की वैल्यू आ रही है। ए बी हमारा आ रहा है 3 सेंटीमीटर और बी सी हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर। तो क्या आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ए बी सी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 होता है ना। तो हमने बस ए और बी की वैल्यू रखी है। क्या ये सही है हमारा? तो हम देखिए हमारा आंसर तो आ गया कि हमारा बी 90 डिग्री आने वाला है। ओके, किस तरीके से 3 4 5 इसी तरीके का बनेगा, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। बेसिक से मैं आपको एक बार बता देता हूं क्या होता है। देखिए अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस प्रमेय लगना स्वाभाविक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ए माइनस बी का स्क्वायर, भाई ए लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर होने वाला है। देखिए दोस्तों मैं इसका स्क्वायर खोलने वाला हूं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab ये आने वाला है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया ये एक्सप्रेशन, और ये क्या है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर कह सकते हैं ना इसको। तो अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो हमारा पाइथागोरस बन रहा है। देखिए a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 5। तो हमारा सही है। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन होती है। तो हमारा 90 डिग्री बी आ गया था। मैंने आपको डिक्टेट करके बता दिया किस तरीके से आपको ये निकालना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, PR is a tangent to a circle with center O and radius 4 cm at point Q. If angle POR equals to 90 degree and OR equals to 5 cm and OP equals to 20/3 cm, then the length of PR calculate करना है। PR O केंद्र वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, ओके, और Q बिंदु पर त्रिज्या R सेंटीमीटर है। यदि POR इक्वल्स टू 90 डिग्री है और OR इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है तो OP बराबर 20/3 सेंटीमीटर है, तो PR की लंबाई निकालनी है। चलिए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। ओके दोस्तों, हमें क्वेश्चन में ये सब गिवन डेटा है। मैंने यहाँ सिर्फ गिवन डेटा लिखा है कि हमें क्या क्या दे रखा है कि एक सर्किल है, उसकी एक स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है जो कि PR है, ओके PR है, और इसके POR कितना है 90 डिग्री है, और OR दे रखा है 5 सेंटीमीटर और PU दे रखा है 20/3 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, PR कैलकुलेट करना है। तो देखिए दोस्तों 90 डिग्री के अगर ये ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल क्या बन गया, ट्राइंगल POR एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों है? क्योंकि एक 90 डिग्री का एंगल है इसमें, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हमारी। तो PR स्क्वायर बराबर क्या होने वाला है, 20/3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ओके 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400/9 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 625/9 का रूट PR बराबर। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी PR की, 25/3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। बहुत इजी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट 40 मीटर अपार्ट फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, the angle of elevation of its top is 60 degree. The height of the tower is, किसी मीनार के आधार से 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताइए। ठीक है दोस्तों, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक मीनार के टॉप से किसी एन बिंदु का उन्नयन कोण दे रखा है हमें 60 डिग्री, हमें 60 डिग्री दे रखा है, और 40 मीटर हमारी ये डिस्टेंस पे एन बिंदु है। तो हमें ये क्या निकालना है, इसकी मीनार की हाइट निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 60 डिग्री की अगर सामने कोई एच भुजा होती है तो मैंने इसको अपनी हाइट एंड डिस्टेंस की ट्रिक में बताया है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा हमेशा। ठीक है, तो 30 डिग्री के सामने क्या होने वाला है, ये हमारा ए होगा, तो एच क्या हो जाएगा A√3। ठीक है, तो 40√3 हमारा डायरेक्टली आंसर आ गया मीटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेडियस ऑफ स्फीयर एंड हेमी स्फीयर आर सेम, द रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया। किसी गोलक और अर्धगोलक की त्रिज्या एक समान है और उनकी कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। देखिए दोस्तों सॉल्यूशन देखिए इसका, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप जानते हैं स्फीयर की कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr² और हेमी स्फीयर की कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr²। तो रेशो क्या आ जाएगा, 4:3। डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। एक एक सेकंड के क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
टू इक्वल आर्क ऑफ टू सर्किल्स सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, द रेशो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स इज। तो वृत्तों के बराबर चाप, देखिए दोस्तों बराबर चाप की केंद्र से 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण अंतरित कर रहे हैं, ठीक है। दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। देखिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, आप इसको याद कर लीजिए, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। अब हम एंगल दे रखे हैं 60 डिग्री और आर्क हमारा सेम है, तो आर्क से हमारी कोई वैल्यू नहीं, मतलब समझ लीजिए एंगल फर्स्ट निकाल रहे हैं, ओके। एंगल फर्स्ट 60 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं, तो ये R1 हो गया 1/R1, क्योंकि हमारा आर्क तो सेम है ना, तो आर्क से तो कटने वाला है वैसे भी। और 75 डिग्री हमारा 1/R2, तो हमें R1/R2 फाइंड आउट करना है, तो हमारा रेशो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो 75/60 हो जाएगा, तो ये हमारा 5/4 हमारा आंसर आ जाएगा और रेशो हो जाएगा 5:4। ओके दोस्तों, बहुत इजी कंसेप्ट था इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके दोस्तों, ये है हमारी डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके आप एक बार डेटा इंटरप्रिटेशन समझ लेंगे तो सारे आंसर आप इजीली दे सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रीफाइड विलेज, ठीक है, किस राज्य में अधिकतम प्रतिशत गांव में बिजली है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो DI है इसमें जो ये परसेंटेज गिवन है ना, ये वो परसेंटेज हैं जिनमें बिजली नहीं है, इतने प्रतिशत गांवों में बिजली नहीं है, ये वो परसेंटेज हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, तो ठीक है। चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वो गांव हैं जिनमें जितने परसेंट गांव हैं जिनमें बिजली नहीं है और बिजली आई है जिनमें बिजली है, वो गांवों का प्रतिशत दे रखा है 75, क्योंकि भाई 25 है तो 175 होगा, क्योंकि टोटल प्रतिशत 100% होता है, और 25 में नहीं है तो 75 में है उस स्टेट के उन गांवों में, ठीक है। तो आपको ये आपको DI इस तरीके से समझनी है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। पहले तो किस राज्य में अधिकतम प्रतिशत बिजली गांव में मिलती है, तो किस राज्य में मिलती है, C में। तो C हमारा बिजली आई है, किस में आई है, C हमारा आंसर हो जाएगा, मैक्सिमम बिजली C में आई है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डिजायर टू गिव aid for speedy electrification starting from states with least electrification, which state will get 4th rank in order of priority। यदि केंद्र सरकार तेजी से बिजली लाने के लिए सहायता देना चाहे तो ऐसे राज्यों को जिनमें सबसे कम बिजली पहुंची है प्राथमिकता से चौथा क्रम क्या होगा। तो दोस्तों हमें सबसे पहले वो देखना है, चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं इसके। सबसे पहले वो देखना जिनमें सबसे कम बिजली पहुंची है। सबसे कम बिजली कहाँ पहुंची है, देखिए D में सबसे कम बिजली पहुंची है, क्योंकि 60% बिजली नहीं पहुंची है 60% क्षेत्र में। हम किससे स्टार्ट करेंगे, D से स्टार्ट करेंगे। तो पहला हमारा हो गया D, हमें कौन सा निकालना है, 4th। तो D के बाद कौन सा है, E, ठीक है, D के बाद E, ठीक है, ये हो गया E, और उसके बाद है B, और हमारा उसके बाद है F। तो हमारा F हमारा आंसर हो जाएगा 4th जिनमें बिजली नहीं है, सबसे कम बिजली है। चौथा सबसे कम बिजली वाला कौन सा है, 4th F, ठीक है, इसमें 30 है। ये आपको ऑर्डर समझ में आ गया होगा। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का F। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी स्टेट्स हैव एट लीस्ट 60% और मोर इलेक्ट्रीफाइड विलेज, ठीक है, कितने राज्य ऐसे हैं जिनमें कम से कम 60% या अधिक गांव में बिजली पहुंची है। तो ठीक है दोस्तों, हमें क्या निकालना है, चलिए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। 60% या उससे अधिक पहुंची है तो कितने ऐसे हैं, तो बिजली आई है वो वाले रेशो हमारा ये है, तो 60% से ज्यादा, तो 60% से ज्यादा कौन कौन से हो जाएंगे, ये एक तो हमारा 80 वाला, एक 75 वाला और 70 वाला। तो 3 स्टेट ऐसे हैं जिनमें 60% से ज्यादा बिजली आई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which state has twice the percentage of village electrified in comparison of state D? ओके, किस राज्य में D राज्य की तुलना में बिजली युक्त गांवों का प्रतिशत दुगना है। मतलब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, बिजली युक्त गांवों का प्रतिशत दुगना है, किस में है, देखिए दोस्तों D का देखा हमने, D में बिजली कौन 40% गांवों में है, और इसे ऐसे कौन से ऑप्शन है जिसमें दुगना है, C में है। तो सीधा सीधा हमारा 40 का दुगना 80 हो गया ना, तो C हमारा आंसर हो गया सीधा सीधा। ओके दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर्स के आपको सारे क्वेश्चन कराए। देखिएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे से तैयारी कीजिए और खूब अच्छे मार्क्स लाइए। ऑल द बेस्ट।
और मैं आपको ऐसे ही पेपर सॉल्व कराऊंगा आने वाले सेशंस में। तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो हमारे पेड यूजर्स हैं उनके अकाउंट में हम और भी ऐसी तरीके से प्रीवियस ईयर्स के एक्सप्लेनेशन को एक्सेस कर देंगे, वहाँ जाके देख सकते हैं वो लोग। चलिए, थैंक यू सो मच।